तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं पूरा ही प्रमेय का लिस्ट। आप लोगों को जो छठा चैप्टर में त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों से कई सारे प्रमेय पूछे जाते हैं, थ्योरम्स पूछे जाते हैं परीक्षा में, और इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। तो एक ही वीडियो में हमने सारे प्रमेय को समेट दिया है और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जितना भी देर का वीडियो शूट होता है, ठीक है, जितना भी देर का शूट होगा अगर उसको पूरा देखते हैं तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि परीक्षा में आपका 8 से 10 नंबर पक्का रखा हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोग लिख के ले लीजिएगा मेरे से, ठीक है। 8 से 10 नंबर रखा हुआ है तो रखा हुआ है, तो धैर्य बना करके अभी से इत्मीनान से कॉपी कलम ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे वो है थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय पढ़ेंगे जी? थेल्स प्रमेय। इसका एक और नाम देता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो इसको हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको दो नामों से जाना जाता है। इसी का उल्टा एक होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। ये बहुत ही हाईलाइट प्रमेय है, ए वाला दो को, इसको स्टार कर लीजिएगा बाबू, स्टार। समझ में आ रहा ना जी? ये जो है दो बार, दोनों जो प्रमेय है ना बहुत बार पूछा करता है। इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय है और फिर पाइथागोरस का विलोम प्रमेय है, ठीक है। ये दोनों भी बहुत बार सिद्ध करने के लिए पूछा करता है। तो ये दो को और ए वाला दो को, चार को, और एक और हम आपको हाईलाइट करके दे रहे हैं एस प्रमेय, ठीक है। ये वाला जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 5 प्रमेय का जो लिस्ट है इसको आप लोग एकदम समझ जाइए ना कि गंगा की तरफ बहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब आपको पूरा याद होना चाहिए दिमाग में। जैसे ही ए वाला कोई प्रमेय बोले, नाम रखे, आपको पूरा सॉल्यूशन उसका याद हो जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे और परीक्षा में 8 से 10 नंबर लेकर के आएंगे। ओके, आते हैं थेल्स प्रमेय पे। आखिर थेल्स प्रमेय कहता क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों के सामने पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय लिख दिए हैं। देखिए, थेल्स प्रमेय जो है इसका दूसरा का नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता है। और इसको क्या कहता है जी? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पहले इतना दूर का मतलब समझिए कि कोई भी त्रिभुज एक दे दिया रहे, कोई भी त्रिभुज एक दे दिया रहा है, ठीक है। जैसे ये मान के चलते हैं कि हमारा ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक भुजा का समांतर, या तो इस भुजा का समांतर ऐसे खींच लीजिए, चाहे इस भुजा का समांतर ऐसे खींच लीजिए। मेरा अभी फिलहाल मन कर रहा है कि इस भुजा का समांतर हम यहाँ से एक रेखा खींचे, यानी कि ए रेखा और ए रेखा क्या है जी? समांतर है। अब समांतर रेखा का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि इस दोनों रेखाओं को एक चीज इधर बढ़ाएं और चाहे इधर बढ़ाएं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे जी? समांतर रेखाएं कहेंगे। वैसे यूक्लिड ने क्या परिभाषा दिया है समांतर रेखाओं का, उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि समांतर रेखा का असली परिभाषा यूक्लिड ने ही दिया है, ठीक है। तो नीचे लिख के बताइएगा कि समांतर रेखा का परिभाषा क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं कि इतना दूर का मतलब समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर, तो एक त्रिभुज दे दिया, इसमें एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचे हैं D, ठीक है। ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो दो को भुजा बचा था ये अन्य भुजा हो जाएगा। एक भुजा का समांतर जब इसको खींचेंगे तो ये अन्य भुजा का लगेगा। अन्य भुजा को दो को बिंदु भिन्न भिन्न, जो बिंदु भिन्न भिन्न मतलब का चीज अलग अलग बिंदु पर क्या करता है जी? प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए। तो वहीं एक रेखा खींचे हैं, ये दो को अलग अलग बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए खींचे, एक रेखा खींचे, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अब ये दो भुजाओं को क्या करता है जी? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये कंडीशन क्या कहता है? अगर क्या कर दिया हो जी? यदि दिया हो, देखिए D जो है BC के समांतर दिया हो, अगर D समांतर किसके हो जी? BC के, तो रिजल्ट क्या निकलेगा जी? जो रिजल्ट क्या निकलेगा इस थेल्स प्रमेय के अनुसार से, तो वो निकलेगा AD के बटा में DB निकलेगा। क्या निकलेगा जी? AD के बटा में DB निकलेगा। और इधर क्या निकलेगा जी? तो AE के बटा में EC निकलेगा, ठीक है। AE के बटा में EC निकलेगा। लेकिन हम लोग चालाक विद्यार्थी हैं। हम लोग कैसे विद्यार्थी हैं जी? चालाक विद्यार्थी हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही भर नहीं जानेंगे, इससे कुछ एक्स्ट्रा भी जानने वाले हैं। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि एक त्रिभुज दिया हो, उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया हो, तो ये जो रेखा है, जो दो को भुजा बचा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसको एक अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि AD के बटा में अगर DB हो, AD के बटा में DB हो, तो उसी तरह से इधर AE के बटा में EC हो जाएगा। बात सुना
है, इस तरह से एक जो है क्या चीज रिजल्ट निकलता है और यही थेल्स प्रमेय का होता है। थेल्स प्रमेय में यही वाला बात का होता है। अब इसी को प्रूफ करने के लिए आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा तो उसमें क्या लिखिएगा, गिवन में ए वाला बात होगा, टू प्रूफ में ए वाला बात होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे जी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब आप लोगों को सीखना है कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करते हैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो स्पेशल इसी पे आधारित वीडियो बनाया गया है। बहुत ही मौज किया हुआ वीडियो है, ठीक है, मजा आएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और 5 नंबर आप लेकर के आइएगा परीक्षा में। कितना नंबर? 5 नंबर, याद है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़िया समझते हैं। तो हम इस सेक्शन में आ जाते हैं। अगर मान चले कि यहाँ पे हम त्रिभुज खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं जी? त्रिभुज, ठीक है। इसमें एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच दिए। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC था, इसमें हम D और E खींच दिए। अब E जो है, D जो है BC के समांतर है। क्या दिया जी? D जो है वो समांतर है BC के। तो ऐसे कंडीशन में 6 रिजल्ट निकलते हैं। कितने रिजल्ट निकलते हैं जी? 6 रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखिए क्या निकलेगा, AD के बटा में DB, जो कि आप लोगों ने देखा था। AD के बटा में क्या निकलेगा जी? DB। उसी तरह से AD के बटा में जब DB निकलेगा तो AE के बटा में EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? AE के बटा में EC हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट आप लोग याद कर जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। लेकिन इसके अलावा आप लोग जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाइएगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका उपयोग होगा। बाकी के जो 5 कंडीशन है उसका उपयोग कर सकते हैं। क्या कंडीशन हो सकता है जी? तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर DB के बटा में AD लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? DB के बटा में अगर AD लिखते हैं, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर जब DB के बटा में AD लिखे हैं तो इधर भी C के बटा में EA हो जाएगा। CE के बटा में क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। बात समझे? तो इसका उल्टा भी सही है। दूसरा कंडीशन क्या कह सकता है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये जो है, अगर हम तीसरा इसमें रिजल्ट निकालने का प्रयास करें तो क्या निकलेगा जी? तो AD के बटा में निकल जाएगा, AD के बटा में निकलेगा DB, नहीं, यहाँ पे अब AB लिखेंगे। AD के बटा में क्या लिखेंगे जी? अब AB लिखेंगे, पूरा का पूरा। देखिए ये आधा के बटा में पूरा AB, तो इधर क्या होगा जी? AB हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर इधर लिखना चाहे तो AD के बटा में इधर AB था, तो इधर AE के बटा में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो उसी तरह से लिख देंगे यहाँ पे AE के बटा में क्या चीज जी? AC लिख देंगे। उसी तरह से चौथा नंबर जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा जी? तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब इसको AB को ऊपर लिख सकते हैं और AD को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? AC को ऊपर लिख देंगे और AE को नीचे लिख देंगे, यानी कि इसका उल्टा भी संभव है। इस बात को समझे? तो ये 4 रिजल्ट हो गया। अब थोड़ा समझते हैं 5वां और 6ठा रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5वां रिजल्ट और नीचे लिख देंगे हम लोग 6ठा रिजल्ट। क्या आएगा थोड़ा समझिएगा। तो 5वां रिजल्ट का होता है, देखिए हमने पहले क्या लिखा जी? AD के बटा में DB लिखा था, AD के बटा में DB। दूसरा में क्या लिखे हैं? AD के बटा में पूरा का पूरा AB, AD के बटा में पूरा का पूरा AB। तो अब लिखने वाले हैं DB के बटा में पूरा का पूरा AB। बात समझिएगा। ये खाली इसके बटा में इसको लिखे थे, फिर इसके बटा में पूरा को लिखे थे, तो अब इसके बटा में भी क्या करेंगे जी? पूरा को लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब DB के बटा में लिखने जा रहे हैं, DB के बटा में क्या लिखेंगे जी? पूरा का पूरा AB लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा? जब DB के बटा में पूरा AB लिखे तो इधर भी EC के बटा में पूरा का पूरा AC, तो यानी कि EC के बटा में हो जाएगा पूरा का पूरा AC। अब 6ठा नंबर रिजल्ट क्या होगा? तो इसको पलट देंगे। AB के बटा में क्या हो जाएगा जी? DB हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? AC के बटा में EC हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या है इसमें, थेल्स प्रमेय में क्या है तो क्या नहीं है। समझिए इसको बढ़िया से। जैसा इधर कांड करना है, अगर इसके बटा में आप पूरा ले रहे हैं तो इधर भी इसके बटा में पूरा लेना पड़ेगा। अगर इसके बटा में इधर ए वाला ले रहा है तो इसके बटा में भी ए वाला लेना पड़ेगा। जो कांड इधर कीजिएगा उस वही कांड इस भुजा के सामने भी करना है। और यही है हम लोग का थेल्स प्रमेय का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करना है, नीचे कमेंट बॉक्स नहीं डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें एक लिंक मिलेगा, पक्का जाके वीडियो देखिए। 5 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 5 नंबर। इससे क्या बनेगा? 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम उपयोग करना सिखाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। मित्रों याद है ना किसी का, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया। क्रम थोड़ा सा देखिए, DB है,
डी से बी जा रहे हैं तो इधर भी ई से सी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ई और सी होगा, जो क्रम इधर अपनाएंगे वही क्रम इधर होगा। अच्छा, इसमें कितने लोग कहते हैं क्या चीज़ कि पहले बी लिखना चाहिए बाद में डी लिखना चाहिए? ऐसा कुछ खास इसका महत्व नहीं है। आप लोग पहले डी भी लिख सकते हैं, बाद में बी भी लिख सकते हैं, और पहले बी या बाद में भी डी लिख सकते हैं। ये भी कितने लोग जो है ऐसा मैंने कि संकोच में रहते हैं, तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना मत समझिएगा जो क्रम इधर अपनाएंगे वही क्रम इधर अपनाना है। इस बात को समझ गए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। और एक बात बताएं यार, बड़ा मतलब कि अच्छा वाला है प्रमेय, बहुत अच्छा। ये मतलब कि वन ऑफ द फेवरेट में से एक प्रमेय है, ठीक है। तो आओ इसको बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। और इसका यूज़ बहुत जगह होता है। कंपटीशन का एग्जाम जब हम लोग जाते हैं ना देने के लिए, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए मेरे लिए क्या हो जाता है, ये फेवरेट बन जाता है। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में भाजित करे, यानी कि जो अभी हम लोग प्रमेय पढ़े थे उसी का उल्टा होने वाला है। उसमें क्या दिया था, तो एक रेखा जो है ई वाला दोनों समांतर दिया था, तो हमको अनुपात में क्या करना था जी, लाना था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब कह रहा है कि भैया देखिए हम आपको अनुपात में दे रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि यदि दिया है क्या चीज जी, एडी के बटा में डी भी दिया है, एडी के बटा में क्या दे दिया है जी, तो इधर डी भी दे दिया है, तो इधर ए के बटा में क्या हो जाएगा जी, ई सी हो जाएगा, ए के बटा में हो जाएगा ई सी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, बात को बहुत ध्यान समझिएगा। ये वाला जो है दोनों अनुपात में दे दिया है, ये दोनों क्या दे दिया जी, अनुपात में। तो रिजल्ट कहता है ये थेल्स प्रमेय का विलोम कि जो परिणाम निकल कर आएगा वो क्या आएगा जी, तो जो डी होगा वो बी सी के समांतर हो जाएगा। डी किसके समांतर हो जाएगा जी, बी सी के। ये बात को समझ पा रहे हैं, डी किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। अब थोड़ा सा यहाँ से एक थोड़ा सा बढ़िया सा कंसेप्ट निकालना चाहे ना, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। अगर ये भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है, अगर ये भुजाएं का दिया जी, अनुपात में दिया है, तो ये देखिए छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, छोटा वाला त्रिभुज है वाला ए डी ई, क्या दिख रहा है जी, त्रिभुज ए डी ई। और एक और आप लोग को दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला, ठीक है, दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों का दोनों समरूप होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर है किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में ये दो समांतर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों का दोनों क्या है जी, समरूप है। अब आप लोगों को कारण बताना है कि कैसे दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप होता है। इसके लिए आप लोगों के सामने नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कृपया करके आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम बताएंगे ये सब चीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रमेय है बहुत ही जानदार, शानदार और जो कह लीजिए वो वाला प्रमेय है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ए समरूपता कसौटी। समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर एक त्रिभुज दे देता है, ठीक है, क्या देता है जी, त्रिभुज, और एक साइड में चाहे इसी में कहीं भी एक त्रिभुज देता है, तो हम एक साइड में बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ए हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ठीक है, और इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज में, तो दो को त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। इस संगत कोण का बात को समझिएगा ध्यान से, संगत कोण यानी कि जौन कोण इसका वही कोण इसका, यानी कि लगातार वाला जो कोण समझिए। अगर ए यहाँ पे ए वाला जो है तो इसको P के बराबर है, B जो है वो बराबर अगर Q के हो, ठीक है, उसी तरह से C बराबर हो किसके जी, R के बराबर हो। बात को समझना ध्यान से। तो A का संगत कोण P हुआ, B का संगत कोण Q हुआ और C का संगत कोण R हुआ। तो क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी कि संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो यानी कि संगत भुजाएं क्या होती है जी, एक ही अनुपात में, यानी कि ए बी के बट्टा में पी क्यू होता है, ए सी के बट्टा में पी आर होता है और बी सी के बट्टा में क्यू आर होता है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों संगत कोण खाली बराबर हो गया तो भुजाएं क्यों अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला बात आप लोगों को ई परीक्षा में नहीं लिखना है, ये वाला बात परीक्षा में नहीं लिखना है, आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम इस बात को लिखें। लेकिन इसके पीछे रहस्य है कुछ,
क्या रहस्य है, तो उस रहस्य के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किए, जहां पे इस थ्योरम को प्रूफ करवाए हैं। ठीक है, और प्रूफ करवाए हैं तो देखिएगा ध्यान से, उसमें तो टोटल थ्योरम आप लोग को प्रूफ करवाया है, टोटल और टोटल। ठीक है, उसको क्लिक कीजिए और उसमें देखिएगा तो इसका रीजन बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो जाकर जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पे समझते हैं जी, तो क्या कह रहा है कि अगर दो को त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी कि ए के बराबर पी हो, बी के बराबर क्यू हो, सी के बराबर आर हो, यानी कि तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। ये त्रिभुज क्या होती है जी, समरूप होती है। इस बात को समझिएगा ध्यान से, यानी कि कहा कुछ भी नहीं है, कहा यही चीज है। ठीक है, देखिए यदि कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, और कोण सी जो है आर के बराबर हो गया। कोण किसके बराबर हो गया जी, कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो गया। तो रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है जी, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगी। जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, वो दोनों का दोनों क्या होगा जी, समरूप होगा। है ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू त्रिभुज दोनों का दोनों समरूप होगा। समरूप का मतलब होता है एक जैसन। कैसन जी, तो एक जैसन। तो देखिए यहाँ पे और एक रिजल्ट निकलता है। वो क्या रिजल्ट निकलता है, तो देखिए ए बी के बटा में पी क्यू, यानी कि भुजाएं क्या होंगी जी, समान अनुपात में होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए बी के बटा में पी क्यू, बी सी के बटा में क्यू आर, बी सी के बटा में क्यू आर, और क्या चीज जी, ए सी के बटा में पी आर, ए सी के बटा में पी आर। ठीक है, ये तीनों का तीनों आपस में क्या होगा जी, बराबर हो, यानी कि भुजाएं अनुपात में बराबर होंगी। भुजाएं क्या होंगी जी, अनुपात में बराबर होंगी। तो आपका ए समरूपता कहता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्रमशः बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब क्या होता है, एंगल, और एंगल मतलब क्या होता है, कोण। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि जैसे ही आप ए देखें तो उसको कोण समझे, यानी कि कोण 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 का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, कोण 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 का। कौ कोण है, तीन गो, किसी भी त्रिभुज में कौ कोण होता है, तीन गो, यानी कि तीनों कोण से संबंधित ये वाला थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्रमशः बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आया समझ में। तो इसका प्रूफ कैसे करना है, यानी कि 5 नंबर कैसे लाना है परीक्षा में, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कीजिए। ओके, आते हैं वापस से। तो अभी जो हमने पढ़ा था ए सर्व समरूपता जो पढ़ा था, उसी से जो है एक ऊपर में निकलता है ए ऊपर में। ठीक है, अब ए क्या कहता है, तो कहता है कि बाबू देखो तीनों कोण को बराबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुइयों कोण बराबर करना लो। देखो क्या कह रहा है कि अगर एक कोण ए जो है पी के बराबर हो जाए, इन दोनों में से कौन एक कोण जो है इसमें के कोणों के बराबर हो जाए, तो यानी कि बी को मान लेते हैं कोण क्यू के बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण की तरफ झांकने ताकने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कह दीजिए आप लोग क्या है जी, समरूप है। बस ना, यानी कि अगर कोण ए जो है वो कोण P के बराबर है और कोण जो B है वो कोण Q के बराबर है, तो ऑटोमेटिक आप लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये किससे होगा जी, तो AA उपपड़ में से। किससे होगा जी, AA उपपड़ में। याद रखेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और एक बात बताएं, ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्रमेय है समरूपता में। सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग होता है ना जी, वो ए ऊपर में ही होता है सबसे ज्यादा। बस में, तो इसको याद कर लेना, रट लेना। इसका भी प्रूफ देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके देखो। ठीक है, एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख लेना। ए ऊपर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अगला प्रमेय है वो कहता है, देखिए एस समरूपता। अब जहाँ पे एस देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा जी, एस। तो एस का मतलब समझ जाइएगा साइड। एस का मतलब क्या होता है, साइड, और साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गो एस दिया है, यानी कि ए संबंधित है 3 गो भुजा से प्रमेय संबंधित है। ठीक है, 3 गो भुजा से। और त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो 3 ही भुजाएं होते हैं, यानी कि तीनों का तीनों भुजा से संबंधित है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है, यदि 2 त्रिभुज में, 2 गो त्रिभुज में, कितना जी, 2 गो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं,
एक वो त्रिभुज का क्या करना है जी, भुजाएं। भुजाएं यानी कि देखो प्लुरल फॉर्म है तो तीनों भुजा की बात कर रहा है। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि दूसरा जो त्रिभुज है इसके भुजाओं से ये वाला त्रिभुज का भुजा क्या हो जी, समानुपाती हो। कहने का मतलब है कि ए बी के बटा में कौन हो जी, पी क्यू हो। ए बी के बटा में कौन हो, पी क्यू हो। बी सी के बटा में कौन हो, तो क्यू आर हो। बी सी के बटा में क्यू आर हो, ठीक है। और क्या चाहिए, ए सी के बटा में पी आर हो। ए सी के बटा में कौन हो जी, पी आर हो। तो ये तीनों का तीनों भुजा क्या हो जी, एक दूसरे के समानुपाती हो गया। यानी कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा और इस त्रिभुज का तीनों भुजा एक दूसरे का जी समानुपाती, यानी कि अनुपात में बराबर है। समानुपाती का मतलब क्या होता है जी, अनुपात में बराबर है। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट यही निकलेगा कि ये दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, समरूप। त्रिभुज ए बी सी वो हो जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब जैसे ही ये त्रिभुज समरूप हो गया तो एक और रिजल्ट निकलेगा कि तीनों कोण इसका क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। यानी कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण जो बी है वो क्यू के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रहा जी। और यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा जी, कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अगर दो गो त्रिभुज समरूप है, अगर दो गो त्रिभुज समरूप है तो इसका तीनों कोण एक दूसरे का होगा जी, क्रमशः बराबर होगा। और तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज का तीनों भुजा और इस त्रिभुज का तीनों भुजा अनुपात में बराबर होगा, यानी कि समानुपाती होगा। मेरे बात को समझे। तो ये 6 रिजल्ट होते हैं, यहाँ पे 3 रिजल्ट और यहाँ पे 3 रिजल्ट। हालांकि इसको 4 रिजल्ट ही बोलिए, एक रिजल्ट ए वाला और एक रिजल्ट नहीं, 3 रिजल्ट ए वाला, तो 4 गो रिजल्ट हो जाएगा। मेरे बात को समझे, ठीक है। तो आप लोग कोई भी त्रिभुज ऐसा दिया रहे, अगर तीनों भुजा का हो जी समानुपाती हो तो उसको क्या कर सकते हैं, समरूप घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले प्रमेय पे चलते हैं, एस ए एस। तो यहाँ पे अगला जो प्रमेय है वो क्या है, एस ए एस समरूपता। क्या है जी, एस ए एस समरूपता। कहने का मतलब क्या है, तो एस का मतलब साइड यानी कि भुजा, यानी कि दो गो भुजा और इसके बीच के कोण से संबंधित प्रमेय है। क्या चाहिए जी, दो गो भुजा और उसके बीच का कोण। देखिए बीच में है ए, ठीक है, तो बीच का कोण से संबंधित है। तो आइए हम एक त्रिभुज यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए यार, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ए बी सी हो गया, यहाँ पे हो गया पी क्यू आर। बात ऐसा है ना कि हम DSLR वाले टीचर नहीं हैं, मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। हम मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं। ये मेरे पास एक पुराना सा मार्कर है जिससे हम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे पास यही वाला बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, अच्छा है, चमकीला है, मस्त है यार, एंजॉय करो वीडियो को, ठीक है। देखो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इस त्रिभुज का एक कोण दूसरा का त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत यानी कि जो कोणवा को बना रहा है भुजा, ठीक है। भुजा जो बना रहा है ना उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भुजा कौन बना रहा है, देखिए ए बी और ए सी मिलकर ई वाला कौन बना रहा है, और पी क्यू और पी आर मिलकर ई वाला कौन को बना रहा है। तो इसके अनुपात में ए वाला होना चाहिए और इसके अनुपात में ए वाला होना चाहिए, यही समानुपाती कह रहा है, ठीक है। और आपस में बराबर भी होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, समरूप। अब इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में समझने का प्रयास करें तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोण ए जो है बराबर हो किसके जी, कोण पी के। अच्छा, कोण बी और क्यू बराबर नहीं हो सकता है, जी हाँ जरूर हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए जो है पी के बराबर हो तो इसको बनाने वाला भुजा कौन है जी, ए बी है। कौन है जी, ए बी। और ये कौन भुजा है जी, ए सी, ठीक है। और इसको बनाने वाला भुजा कौन है जी, पी क्यू है। और ये क्या है जी, पी आर है, ठीक है। और ये क्या है, पी आर है। तो दोनों का अनुपात क्या होगा जी, बराबर होगा, यानी कि समानुपात में होगा। तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट यानी कि परिणाम, यानी कि जो इसके वजह से जो है रिजल्ट जो भी आएगा, ठीक है, परिणाम जो भी आएगा, निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके जी, पी क्यू आर के। हाई वाला समरूप का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है, समरूप का, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो आप लोग फिर से वही कंडीशन, इनके तीनों भुजाएं क्या होंगे जी, आपस में समानुपातिक होंगे और तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ए जो है पी के बराबर होगा, क्यू जो है बी जो है क्यू के बराबर होगा और सी जो है आर के बराबर होगा। इसको सी आर मत पढ़ दीजिएगा यार, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अगला प्रमेय है वो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित। और यार एक बात जान लो, परीक्षा में 5 नंबर के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं ना जी, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए इस प्रमेय को अच्छे से समझना। और इसको भी प्रूफ करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही है, जिसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा जी, प्रूफ कराया गया। इस बात को समझे आप लोग। तो आइए यहाँ पे ध्यान समझते हैं। दो गो समरूप त्रिभुज, यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। समरूप करने का मतलब इसका तीनों कोण बराबर है और इसके जो भुजाएं हैं वो अनुपात में क्या है जी, बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कौन चीज जी, इन समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वैसे आप लोग ट्रायंगल नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उस तरह से एरिया ऑफ कैसे, पी क्यू आर, ये दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या चीज जी, ये जो समरूप त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। किसका अनुपात निकालते हैं जी, क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी और क्या चीज, पी क्यू आर, ये दो गो त्रिभुज है, इसका क्या करते हैं जी, हम लोग अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, तो कह रहा है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा इससे कौन होगा जी, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू होगा, ए बी का संगत भुजा पी क्यू होगा। ठीक है, उसी तरह से बी सी का संगत भुजा क्यू आर होगा, बी सी का संगत भुजा क्यू आर होगा, और ए सी का संगत भुजा पी आर होगा। ए सी का संगत भुजा कौन होगा जी, पी आर होगा। ये बात को आप लोग समझे। तो ये तीनों तो ऑलरेडी बराबर होता ही है, लेकिन चूंकि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो इसके वर्गों के क्या हो जाएगा जी, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और मन करे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोनो गलती वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख लीजिए। बात समझ में आया? तो जैसे आपको मन करता है वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसको भी आप लोग वैसे ही लिख लीजिएगा। तो क्या कहा, तो देखिए, अगर दो गो त्रिभुज समरूप है, अगर दो गो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात निकला है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का जो अनुपात यानी कि बट्टा में जो निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जो भी संगत भुजा होगा, जो भी कोनो संगत भुजा दे दिया उसका स्क्वायर करके अनुपात उसका लिख दीजिएगा, दोनों का दोनों का होगा इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका भुजा 4 है, इसका भुजा कितना है जी, 9 है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जी, तो 4 का स्क्वायर अनुपात में 9 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 नवा 81 हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझे। तो इस तरह से इसका उपयोग करने को मिलेगा, और आप लोग से परीक्षा में सवाल जो है इस पर आधारित बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रमेय, जो कि आप लोग समझिए कि शादी ब्याह में, देखिए आप लोग जब शादी ब्याह में जाते होंगे ना जी, तो उसमें दुल्हा दुल्हन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कि अगर वो ना रहे ना जी तो फिर शादी नहीं होगा। उसी तरह से अगर छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय ना पढ़े और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ना पढ़े, यार जिंदगी रूठ जाएगा। ओके, तो आओ उसको पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि शादी ब्याह में दुल्हा दुल्हन का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि मैथ में पाइथागोरस प्रमेय का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, क्या है जी, एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये जो है समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज ले लिए, इसमें कर्ण का वर्ग, देखिए समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है, समकोण की सम्मुख भुजा, कौन सा भुजा याद रखिएगा, सम्मुख भुजा। ठीक है, तो सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है जी, कर्ण, यानी कि समकोण के सामने वाला जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे जी, हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पे नाम अगर देते हैं तो इस त्रिभुज में ए सी क्या है जी, ए सी एक कर्ण है। ठीक है, तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी का जो है हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। कह रहा है कि दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं, यानी कि कर्ण का वर्ग कर लिए तो दो गो भुजा बचा, एगो ए बी बचा, एगो बी सी बचा, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि ये भुजा में क्या है जी, एगो ए बी है, इसका वर्ग, और क्या चीज, एगो भुजा बचा था बी सी, इसका वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग का योग के बराबर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट है,
और मैथ में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसी पे आधारित जो है कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आता है, और उस पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे एक देखिए, एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा जिसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, सारा देख जाएगा। उसमें जो है बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक बताए हुए हैं जिसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम चुटकी मई से क्वेश्चन देखिए आंसर, क्वेश्चन देखिए आंसर, बस ऐसा टाइप का जो है उसमें प्रैक्टिस कराया गया। 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो लिस्ट है, आप लोग जरूर उस वीडियो सीरीज को देखिएगा, मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। तो आइए यहाँ पे वापस से हम लोग आते हैं बात को, ठीक है, समझते हैं। तो कोई भी समकोण त्रिभुज दे दे, क्या देते जी, कोई भी समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या ढूंढिएगा, तो समकोण ढूंढिएगा। तो समकोण यहाँ पे हमको मिल गया, तो समकोण का सामने यहाँ पे आंख वाला के देखिएगा इधर, अच्छा इधर है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया जी, कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। आंख वाला जब देखिएगा ना आप समकोण से आंख लगा के देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, ई वाला भुजा दिखाई देगा, यही इसका सम्मुख भुजा हो गया। तो समकोण का सम्मुख भुजा क्या कहेंगे जी, इसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी, एसी का स्क्वायर कर लेंगे। तो बाकी जो 2 भुजा बचा, ए बी बचा और बीसी बचा, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, आराम से आप लोग क्या हो जाएगा जी, ए पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा, ठीक है। और यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसी को लोग गांव देहात में क्या लिखवा देते हैं, हिंदी में ऐसे लिखवाते हैं लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार कैसे स्क्वायर, अब प्लस में क्या चीज, लंब का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में आधार और लंब फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम जो है इसको नहीं लिखते, हम नहीं लिखते, बात ना जी, हम नहीं लिखते हैं, क्लियर है, ठीक है। हम तो ऐसा ही लिखेंगे कि समकोण भाई यहाँ पे, बाकी जो अपना देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसका विलोम समझते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है यार, आओ देखते हैं, देखो बोले साए बोले, ओके देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या चीज है जी, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है उसमें से कोई एक भुजा का क्या चीज, वर्ग, स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी, ठीक है, इसमें एक भुजा का वर्ग मान के चलते हैं कि ए सी का जो है वर्ग स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि जो 2 भुजा बचा है हाई वाला, ठीक है, 2 भुजा बचा है, एगो ए बी एगो बी सी, इनका स्क्वायर का योग, ठीक है, योग यानी कि सम, बी सी और क्या चीज हो जाएगा जी, ए बी, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, योग है, वो बराबर है, क्या चीज जी, बराबर है। तो कह रहा है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा जी, समकोण होगा। तो पहली भुजा कौन माने थे जी, एसी माने थे, एसी, तो इसका सम्मुख कोण कौन चीज जी, सम्मुख कोण, ठीक है। तो सम्मुख कोण है बी है, तो बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा सम्मुख कोण का मतलब क्या होगा जी, इस भुजा पर ऐसे आंखवा लगा के देखेंगे ना तो हई वाला कोण दिखाई देगा, बात को समझ पा रहे हैं जी। तो इसका सम्मुख कोण ई वाला हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा जी, ई वाला कंसेप्ट से क्या रिजल्ट निकलता है, तो देखिए ये पहली भुजा एसी माने थे, क्या माने थे जी, एसी, तो इसके सामने वाला कोण कौन हुआ जी, बी हुआ। तो ये कोण जो बी है ये क्या होगा, समकोण होगा। समकोण कहने का मतलब समझते हैं आप लोग, समकोण माने 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्या चीज डिग्री जी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि बी जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, ये भी एक कंसेप्ट है, क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में सारे के सारे थ्योरम्स जो है, ना 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 अभी एक थ्योरम आवड़ी बाकी है, पता है, रुकिए बताते हैं। एक लास्ट थ्योरम जिसके मदद से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसको छोड़ के मत जाइए, ठीक है। अब लास्ट हो चुका है तो इसको भी देख लीजिए। आखिर देखते हैं जी, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर क्या है जी, कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण को शीर्ष मानना है, क्या मानना है जी, समकोण से शीर्ष मानना है, और इसके सामने वाला भुजा पर क्या करना है, इससे एक लंब खींचना है, एक लंब खींच दिए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एक छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये पूरा बड़का त्रिभुज के समरूप होगा, और साथ में ये वाला जो छोटका त्रिभुज है, ये वाला छोटका त्रिभुज, ये पूरा का पूरा बड़का त्रिभुज का समरूप होगा, और साथ में ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। इसलिए यहाँ पे 3 गो रिजल्ट निकला होगा। कितना गो रिजल्ट निकला है जी, 3 गो रिजल्ट। ये कब रिजल्ट निकलेगा तो ध्यान रखिएगा, एगो समकोण त्रिभुज होगा,
इसमें समकोण वाले शीर्ष से क्या करना है, इसके सामने वाला भुजा पर लंब डालना है, लंब यानी कि 90 डिग्री कोण बनाया हुआ है, ठीक है, ये लंब डालना है, ठीक है। तो इस तरह से 2 को त्रिभुज में विभाजित होता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों का तीनों थ्योरम काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा जी, एडीबी जो है, एडीबी यानी कि देखिए छोटका त्रिभुज की बात कर रहा है, एडीबी, ठीक है। तो ये वाला छोटका त्रिभुज और एबीसी के बराबर इसका जी समरूप है, एबीसी बड़का त्रिभुज हो गया, तो ये छोटका त्रिभुज जो है बड़का त्रिभुज के समरूप होता है। ठीक उसी तरह से बीडीसी, बीडीसी ये छोटका त्रिभुज एबीसी के समरूप होता है, नहीं कि बड़का त्रिभुज एबीसी के समरूप होता है। और ठीक एडीबी क्या चीज जी, एडीबी ये वाला जो छोटका त्रिभुज है, बीडीसी, बीडीसी ये वाला छोटका त्रिभुज के समरूप होता है। एक बात आप लोग से जरूर कहना चाहेंगे कि क्या कीजिएगा, इसका क्रम ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रम उलटिएगा तो सारा मामला पलट जाएगा। बात सुना जी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 गो रिजल्ट है और ये रिजल्ट को ध्यान रखिए कभी आता है तो देखिए समकोण से शीर्ष क्या करना है, समकोण को शीर्ष मानते हुए सामने वाला भुजा पर लंब डालना है, लंब डालना है, ठीक है। तभी ये तीनों क्या करेगा जी, रिजल्ट काम करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। ओके, अब इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को क्या बताऊं जी, बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और लास्ट में हम एक बात और कहेंगे कि इसमें जितना भी थ्योरम बताएं सारे के सारे थ्योरम हमने प्रूफ कर दिए हैं। आप लोग नीचे प्लेलिस्ट देख लीजिए, चाहे सबका थ्योरम का सामने जो है देखिएगा लिंक को दिया होगा, उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सारे के सारे थ्योरम को प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको 8 से 10 अंक आएंगे। अगर आप लोग प्रूफ करना नहीं जानते हैं तो आप लोग परीक्षा में हो सकता है कि आप लोगों को उतना नंबर न आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इंपॉर्टेंट थ्योरम होने की वजह से आप लोग इसको प्रूफ करना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। और आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखना है तो 1 साल पहले ही डाले हैं, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं, जाके उसको भी प्लेलिस्ट को चेक करो। 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं और जबरदस्त तरीका से पढ़ाए हुए, एकदम चुटकी में सॉल्व होने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए सीरीज में। ओके, बाय।